सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 एंड जिसमें कि हम लोग आज अगला टॉपिक करने वाले इंपॉर्टेंट एक्ट्स जिसको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के नाम से भी जानते हैं। एंड हमारे आई थिंक दो ही टॉपिक तो बाकी है ना, एक तो लोकल गवर्नमेंट बाकी है जिसमें पंचायत और म्यूनसिपैलिटी ये करना है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है ना जो कि इंपॉर्टेंट है, ये बाकी है। एंड बायोलॉजी में एक ग्लैंड और हार्मोन, मैंने आप लोगों के कल कॉमेंट्स देखे तो ग्लैंड हार्मोन हम लोग का बाकी है। तो ये हम कल तक यानी सैटरडे तक सारा कुछ फिनिश अप कर लेंगे एंड देन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड संडे आप रिवाइज कर सकते हैं जो भी आपको करना है, ठीक है। और मंडे से विल स्टार्ट द न्यू सब्जेक्ट्स एंड दैट वुड बी हिस्ट्री एंड फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री फिज़िक्स क्योंकि हिस्ट्री लंबा है, ठीक है, तो हिस्ट्री के साथ फिज़िक्स भी खत्म हो जाएगा और इकोनॉमिक्स भी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा ऐसे लेक्चर्स लगेंगे नहीं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट एक्ट्स। एंड उससे पहले जिन लोगों को नहीं पता है, स्पॉटिफाई पे सारे ऑडियो मतलब क्योंकि यार काफ़ी लोग आप बोलते रहते हो कि सर सारे अपलोड करवा दो, इससे करवा दो। बिल्कुल मुझे ही पता है कि अपलोड करवाने हैं, लेकिन होता ही है कि थोड़ा टाइम लगता है अपलोड होने में और सारी चीज़ें अप्रूव होने में और सारी चीज़ें, तो इसलिए वो टाइम लग रहा है। बाकी तो मुझे भी पता है, ऐसा नहीं कि भूल गया हूँ कुछ अपलोड करके, वो सारे धीरे धीरे आपके अपलोड हो जाएंगे, ओके। चलो, और उम्मीद करता हूँ जो लोग के पास फैटमैन लिटिल बॉय है उसका पूर्ण इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। वो आपने सिर्फ देखने के लिए नहीं ली है, उसका इस्तेमाल भी करिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 2 आवर रूल कि आपको यहाँ से कर लेना है, फिर उसके बाद फैटमैन से कवर करना नहीं है तो जो भी आपके पास नोट्स हैं, क्लास नोट्स, उससे करिए आप, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं उसी से ही करना है तो उसका पूर्ण इस्तेमाल करिए, बस मैं इतना बोल रहा हूँ। और क्वेश्चन लिटिल बॉय है तो उससे लगाइए, जो आपके पास MCQs की बुक है उससे आप लगाइए, लेकिन लगाइए ज़रूर। साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट्स को भी मत भूल जाइएगा, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ठीक है, उन पर भी आपको इक्वल फोकस रखना है, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, अब हमें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी और लगभग अगर हम देखें 17वीं सेंचुरी से रूल कर रही थी। अभी हम 18वीं सेंचुरी पे आ चुके हैं और उसने स्टार्टिंग ऑफ अगर हम देखें तो 17वीं सेंचुरी को ही इंडिया में एंट्री मार ली थी। एंड 1757 का बैटल ऑफ प्लासी, आपको पता होगा इतना तो, अभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं फिर भी, कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में काफ़ी डिसाइसिव वॉर साबित हुआ, जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फुट होल्ड है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया। अब इसके बाद होता क्या है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो रेगुलेट करना स्टार्ट करती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अगर इसको रेगुलेट नहीं किया ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि ये कंपनी है तो वो सिर्फ प्रॉफिट निचोड़ती रहेगी और जिसकी ऐसा हो सकता है कि इंडिया एज अ कॉलोनी हम लूज़ कर दें। तो वहाँ पर थोड़ा सा और हमें एक इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल अरीना में थोड़ा सही प्रोजेक्शंस भी डालने हैं, सही चीज़ें प्रोजेक्ट करनी है, तो अगर हम रेगुलेट नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से रेगुलेशन स्टार्ट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। और 1773 में पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट, जिसने सबसे पहले क्या किया, बंगाल को गवर्नर जनरल बोल दिया। अब था क्या कि 3 इंपॉर्टेंट आपकी प्रोविंसेस थी, एक तो बंगाल था, एक मद्रास था और एक बॉम्बे था, ठीक है। 3 थे आपके, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। ये जो 3 हैं यहाँ पर गवर्नर बैठते थे। अब ये जो बंगाल का गवर्नर है उसको थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, आखिरी गवर्नर ऑफ बंगाल एंड पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी ऑफ 4 मेंबर केटेड टू असिस्ट गवर्नर जनरल। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल है 4 मेंबर्स की, असिस्ट करेगी गवर्नर जनरल को। अब आप देखोगे कि यहीं से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर धीरे धीरे यहीं से बनना स्टार्ट होता है। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बट फिर भी आप अगर रिलेट कर पाओ तो, अगर आप अभी क्योंकि हम पॉलिटी ही पढ़ के आए हैं पूरा, तो वहाँ पर हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव इज़ अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज़ ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर, है ना। एग्जीक्यूटिव एक सबसेट है ये पूरे लेजिस्लेचर का, तो उसी तरह से ये है। अब यहाँ से एग्जीक्यूटिव बनना स्टार्ट हो गई, ही इज़ लाइक काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर और ये इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज मेड सबऑर्डिनेट टू बंगाल, वो तो साफ साफ हमें पता चल ही रहा है इससे। स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करेगी कैलकाटा। अब वो कैसे कन्फ्यूज़ करेगा, यहाँ हाई कोर्ट लिख देगा, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट है जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस जो है प्रोवाइड किए गए थे। अच्छा, पहले चीफ जस्टिस कौन बने, एलिजा इम्पी बने, ठीक है, एलिजा इम्पी, ओके। देन प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स फ्रॉम टेकिंग ब्राइब, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्कर्स हैं वो ब्राइब नहीं ले सकते हैं। एंड यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, रिपोर्ट ऑन इट्स, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से एक तरह से एग्जिस्ट करता था, जो रिपोर्ट करेगा रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स पे, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ से था भी, स्टैब्लिश हो गया। तो 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। इसके बाद 1781 का अमेंडिंग एक्ट आता है, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इसको जो भी इसमें खामियाँ थी, डिफेक्ट्स थे, उनको बस सही करने के लिए ये लाया गया, ऐसे जो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। इसको जो है हाफ लोफ सिस्टम बोला गया। क्यों?
क्योंकि इसने अभी कोर्ट और डायरेक्टर तो एग्जिस्ट करता ही था, उसके साथ साथ इसने बोर्ड ऑफ गवर्नर भी क्रिएट कर दिया यहाँ पे। हाँ लिखा तो क्रिएटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। कोर्ट और डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करेगा, सी से कोर्ट और डायरेक्टर्स, सी से कमर्शियल अफेयर्स, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। इट डिफ्रेंशिएटेड कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। जैसे कि ना होता है कमर्शियल आपका कोर्ट और डायरेक्टर देखेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट कर दिया गया। हाफ लोफ सिस्टम बोलते हैं, ध्यान रखना। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी टेरिटरीज वर कॉल्ड एज ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ये पहली बार जो कंपनी की टेरिटरी थी, जो कंपनी ने पोजेस करके रखा था, वो ब्रिटिश पोजेशन बोला गया, ना कि कंपनी के पोजीशन। यानी कि एक तरह से मूड मेकअप कर रही थी गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, कंपनी की पूरी टेरिटरीज खुद एक्वायर करने के लिए। 1793 में अगर बात करें, इन्हें एक तरह से वो नेशनलाइजेशन करना चाहती थी, है ना। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की अगर बात करें तो इट एक्सटेंडेड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो 20 साल करके बढ़ाया जा रहा था इनका मोनोपोली। तो 1793 में अगेन इनका जो मोनोपोली है उसको 20 साल तक और एक्सटेंड कर दिया गया। ओके, कमांडर इन चीफ वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, बस आपको ये पहला वाला थोड़ा सा अच्छे से रटना है, बाकी थोड़े से देख लेना है। 1813 पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसने ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दी। अभी मोनोपोली अभी भी है उसकी, ठीक है, 20 साल तक, क्योंकि उसने बोला था 20 साल तक 1793 में। और अगर हम देखें तो 20 साल अभी आ चुके हैं, है ना। तो 20 साल आ तो चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से मोनोपोली नहीं ख़त्म करी। एक मोनोपोली ख़त्म करी, एंड दैट इज़ ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद, ये एक्सेप्शन है, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। यानी कि चाय में ट्रेड करने की मोनोपोली और चाइना के साथ व्यापार करने में मोनोपोली है, एक अधिकार है, लेकिन बाकी सारी मोनोपोली खत्म, क्योंकि 1793 के बाद अभी 20 साल हो चुके हैं। असर्टेड द सॉवरेंटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। अगेन वो असर्ट कर रहा है कि भाई जो भी कंपनी की टेरिटरी है वो एक्चुअली में ब्रिटिश क्राउन की संपत्ति, एक तरह से बोल सकते हैं, वहाँ पर ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी, यानी कि वो कुछ भी बोलेगा तो कंपनी को करना पड़ेगा। इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रमोट द क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। ठीक, क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा गया और उसको 1 लाख रुपए जो है इंडियन एजुकेशन में स्पेंड करने के लिए, जो कि अगेन वही थोड़ा क्रिश्चियन एजुकेशन में स्पेंड करने के लिए असाइड जो है अलग रखे गए। प्लस इट ऑथराइज लोकल गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेज ऑन पर्सनस एंड पनिश देम फॉर नॉट डूइंग सो। तो लोकल गवर्नमेंट पे ये पावर दी गई कि वो टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। एक सेकेंड, लोकल गवर्नमेंट तुम देख चुके हैं ना? क्यों, लोकल गवर्नमेंट तो हो चुका है ना। अब मुझे याद आया, एक्चुअली है क्या ना, CDS वाले बैच में भी, जो CDS वाला बैच चल रहा है उसमें भी साथ साथ पॉलिटी चल रहा है और यही आसपास वाले चैप्टर ही चल रहे हैं। तो बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि तुमको करवाया था कि उनको करवाया था, तो उनके मिसिंग है, तुमको करवा दिया है, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे याद आया कि लोकल गवर्नमेंट में कल हम लोगों ने देखा था ना कि स्टेट लेजिस्लेचर ऑथराइज कर सकता है पंचायत को टू लेवी एंड कलेक्ट द टैक्सेस। और कौन सा आर्टिकल था वो, हाँ कौन सा आर्टिकल था, जल्दी रिकॉल करो। 243H हाउस टैक्स, याद है, H हाउस टैक्स 243H। देन आते हैं 1833 में, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट हेलिना एक्ट। सेंट हेलिना बोलते हैं क्योंकि एक सेंट हेलिना करके यहाँ पर आइलैंड था अफ्रीका के पास में, जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर किया गया था। खैर छोड़ो उसको, ठीक है, क्यों बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखना 1833 वाले को सेंट हेलिना एक्ट बोलते हैं। इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। इससे हमें क्या समझ में आता है कि सेंट्रलाइजेशन अपनी एक्सट्रीम चरम सीमा पे पहुंच चुका था। मतलब कि ये जो बॉम्बे वाला था, मद्रास था, इनकी पावर को डिप्राइव करके पूरी पावर शिफ्ट कर दी गई थी बंगाल वाले के पास। एक लॉ मेंबर को प्रोवाइड किया गया था कि भाई एक लॉ मेंबर रहेगा, और पहला लॉ जो हमारा कमीशन बना था उसके जो चेयरमैन थे वो थे थॉमस बैबिंगटन मैकुले। डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे, वही जो मैंने आपको चीज़ बताया। एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी, बिकेम प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। यानी कि जो ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना जो मोनोपोली बची थी वो भी ख़त्म कर दिया गया, और 1833 से ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, सारे कमर्शियल अफेयर्स को ख़त्म कर दिया गया। प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ कमीशन, तो लॉ कमीशन जिसके पहले चेयरमैन बैबिंगटन मैकुले बने। अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज। ध्यान रखना, इट डिडेंट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, इट जस्ट अटेम्प्टेड, इसने बस अटेम्प्ट मारा, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 1853 का इसने इंट्रोड्यूस कर दिया। इट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिविल सर्विसेज, सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जो याद करो 1773 में 4 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई थी उसको, तो उसके लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को अलग कर किया गया। मतलब तुम समझ रहे हो, तुम समझे दया, तुम नहीं समझे अभी।
समझ गया होगा सर तुम। सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का मतलब ये है कि भाई एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग, ये तुम लोग इतना एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म करोगे, और ये जो तुम कुछ और लोग एक्स्ट्रा लोग हो, ये सब लोग मिलकर लॉ बनाओगे। ऐसा ही तो आज भी चलता है ना कि लोकसभा है, राज्यसभा है, पूरा ये लेजिस्लेचर है, इसी में बैठा होता है मोदी जी और उनके जो मिनिस्टर होते हैं, तो वो सरकार होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है, और बाकी पूरा लेजिस्लेचर है। वैसे ही एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स है लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। तो भाई गवर्नर जनरल था, उसके पास 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, अब 6 और दे दिए और पूरा लेजिस्लेचर बना दिया। यानी कि गवर्नर जनरल 4 वो लोग और 6 लोग ये लॉ बनाएंगे और वो लोग लॉ को एग्जीक्यूट करेंगे। इंट्रोड्यूस ये बता दिया है। एक्सटेंड द कंपनी रूल इन इंडियन टेरिटरी बट पीरियड नॉट स्पेसिफाइड। बोल दिया कंपनी को ठीक है रूल करो, लेकिन कब तक रूल करोगे अब हम बता नहीं सकते। मतलब एक इट वॉज अ क्लियर इंडिकेशन कि भाई तुम्हारा रूल कभी भी खत्म हो सकता है इंडिया से, बस हमें एक बहाना चाहिए। ठीक है, बहाना मिल गया, अभी देखते हैं। ठीक, तो 6 जो लेजिस्लेटिव मेंबर प्रोवाइड करे गए थे, 4 जो थे ये लोकल गवर्नमेंट से अपॉइंट हुए थे, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख लेना। इट इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब बहाना मिला इनको 1857 का रिवोल्ट, 1857 की जो क्रांति थी उसका बहाना लेते हुए या फिर उसका रीज़न लेते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया यहाँ से कि भैया अपना बोरिया बिस्तर बांध के वापस आ जाओ ब्रिटेन, अब सीधा क्राउन रूल होगा डायरेक्ट। ठीक है, क्वींस प्रोक्लेमेशन इसको बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज एन एक्ट ऑफ फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस। गवर्नर जनरल जो यहाँ पर था वो वाइसरॉय बना, और पहले जो वाइसरॉय बने उनका नाम था कैनिंग, पहले वाइसरॉय कैनिंग। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, यानी कि डबल गवर्नमेंट का सिस्टम एंड कर दिया। मतलब जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होता था और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता था, उन दोनों को हटा दिया, बोर्ड ऑफ गवर्नर को भी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों। It created a new office of Secretary of State for India, which was assisted by a 15-member Council of India. एक Secretary of State की पोजीशन क्रिएट की, ऑफिस क्रिएट की, कोई और नहीं, ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिटेन की पार्लियामेंट का एक मेंबर था जो वहीं बैठेगा और इंडियन अफेयर्स के लिए पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल होगा। उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल दी गई है। क्लियर है? यहाँ तक तो अभी डायरेक्टली क्राउन रूल हो गया था। और क्वीन था कौन? तो क्वीन विक्टोरिया थी इस समय, क्वीन। अब आता है 1861, ठीक है, 1861। तो इसने डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया। इफ़ यू रिमेंबर 1833 ने एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन कर दिया था, जहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ पूरे इंडिया का बना दिया था। लेकिन अभी और यानी कि डिप्राइव्ड दी गवर्नर ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर पावर, लेकिन धीरे धीरे पावर को रिस्टोर करना चालू किया गया। ठीक, तो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया। इन 1862 वॉइसरॉय नॉमिनेटेड राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1862 में ये वॉइसरॉय ने नॉमिनेट किए इन लोगों को। ओके, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड पंजाब। यानी इन पर्टिकुलर जगहों के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोवाइड करने की बात कही। बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और पंजाब में नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएंगी। रिकग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है कि भाई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट किसी को अलॉट कर दिया गया, कि जैसे आज आप देखते हो कि भाई होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय जो है पूरा अमित शाह देखते हैं, राजनाथ सिंह पूरा डिफेंस मिनिस्ट्री देखते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी निर्मला ताई जी देखती है, तो सब अलग अलग, इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। तो सबसे पहले 1861 के एक्ट के थ्रू आया था, ध्यान रखिएगा। और ये भी पता होना चाहिए कि भाई क्या है ये, ऐसा नहीं कि 1858 का एक्ट था, 1861 का एक्ट था। अरे कौन सा एक्ट था? ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये इंडियन काउंसिल एक्ट है, ये चार्टर एक्ट था, ये रेगुलेटिंग एक्ट था। पूछता है, बताओ 1773 क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, 1813 और 33 का क्या था? चार्टर एक्ट था। 1858 का क्या था? 1858 का क्या था? 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, 1861 का क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, ध्यान रखना, 1861 का क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट। और द 1909 का भी क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहली बात है, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। मॉर्ले उस समय का सेक्रेटरी था, जो अभी देखा था 1858 के एक्ट से क्रिएट हुआ था, और मिंटो उस समय का वॉइसरॉय था, तो इसलिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। इसने किया क्या? इसने साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंक्रीज कर दिया, 16 से 60 मेंबर कर दिया। अभी 16 थे, 60 कर दिया उसने भी। ठीक है, इतनी बड़ी काउंसिल बन गई। अभी धीरे धीरे देख रहे हैं आप किस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में डेवलप हो रही है। और फिर वही बाद में जब हम आज़ाद होते हैं तो हमने यही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि हम इसी में ही अडेप्ट हो चुके थे इंडिपेंडेंस से पहले भी। रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी में ऑफिशियल मेजोरिटी को रिटेन रखा। ठीक है, और नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रही प्रोविंशियल, यानी सेंटर में ऑफिशियल मेजोरिटी ही रही। ठीक है, अभी देख लो। ठीक है, अभी यहाँ ज़्यादा वही है कि रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं उतरूँगा ऑफिशियल मेजोरिटी क्या है, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी क्या है। मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड मूव रेजोल्यूशंस ऑन द बजट, यानी मेंबर्स को अलाउ कर दिया कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं
इफ़ यू रिमेंबर पॉलिटी में हमने देखा था एक प्रश्न काल होता है, क्वेश्चन आवर होता है, जो हर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का पहला घंटा होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड है। तो 11 बजे इन लोगों का टाइम शुरू होता है, तो 11 से लेकर 12 बजे दोपहर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 4 तरह के होते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड, शॉर्ट नोटिस और प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन। तो स्टार्ड में क्या होता है, ओरल आंसर रिक्वायर होता है, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कुड फॉलो, यहाँ पर क्या होता है, और ये एस्टिक मार्क लगा होता है, ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें एस्टिक मार्क लगा होता है। अनस्टार्ड क्वेश्चन में रिटर्न आंसर रिक्वायर होता है, तो उसमें सप्लीमेंट्री फॉलो नहीं हो सकते। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को पूछने के लिए 10 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है, और प्राइवेट मेंबर से तो पूछा जा सकता है, और प्राइवेट मेंबर वो होता है जो मिनिस्टर नहीं होता। ये सारी चीज़ें हमें पता है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर रिलेट कर सकते हो कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछना और रेजोल्यूशन मूव करना बजट में, ये जो है अलाउ कर दिया गया था। ओके, प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन। अच्छा ये बताओ कि 11 से 12 तो क्वेश्चन आवर होता है, 12 बज के लेके 1 बजे तक क्या होता है, जहाँ पे एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड किया जाता है। प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइसरॉय एंड गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was became the first Indian to join the Viceroy का एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अगेन रिपीट, इंडियंस को अलाउ कर दिया था कि अब तुम लेजिस्लेचर में तो हो ही, अब तुम अंदर वाले ब्रैकेट में भी घुस सकते हो, वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और पहले इंडियन बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, पृथक निर्वाचन दिया गया था। मतलब कोई प्रोविंस है, यहाँ पर मान लेते हैं कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, मतलब यहाँ पर मुस्लिम बंदा ही चुनाव में खड़ा हो सकता है और मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं, यहाँ के हिंदू वोट नहीं दे सकते हैं। ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट, और इसीलिए मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से, भारत में साम्यवाद का जनक के नाम से इसको जाना जाता है। काउंसिल खत्म हो गया, 1861 वाला भी काउंसिल था, 1909 वाला भी काउंसिल था। 1919 का जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसको बोलते हैं, ना कि काउंसिल। इसको मॉन्टेग्यू केल्म्स फॉर रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज मॉन्टेग्यू उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था और केल्म्स फॉर जो है उस समय वाइसरॉय हुआ करता था। इसने क्लासीफाई किया ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 2 कैटेगरीज, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। यू कैन रिकॉल हियर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डिवाइड्स दी सब्जेक्ट्स इंटू 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची में वो सब्जेक्ट्स है जिसमें पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, और कॉन्करेंट यानी संवर्ती सूची जो हमने कहाँ से बोरो करी कमेंट में बताओ, उस पर सिर्फ कौन बना सकता है, दोनों बना सकते हैं, दोनों ने बना दिया तो यूनियन का प्रिवेल करेगा, है ना। और नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने पता होना चाहिए, जैसे यूनियन लिस्ट में पहले 97 थे, अभी कितने 100 हैं। स्टेट लिस्ट में पहले 66 थे, अभी कितने 61 है। 47 थे पहले कॉन्करेंट लिस्ट में, और अभी कितने ये बताएंगे। कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से ली है, हमने लिया ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो उसी तरह से सेंट्रल और प्रोविंशियल, 3 नहीं 2 लिस्ट में, कि भाई इसमें सेंट्रल लेजिस्लेचर लॉ बना सकते हैं, इसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स लॉ बना सकते हैं। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू 2 पार्ट्स कॉल्ड एज ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड, एंड दिस सिस्टम इज नोन एज डेआर्की। आपने सुना होगा ज़रूर कि डेआर्की फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। वॉट इज डेआर्की? डेआर्की इज दिस, डेआर्की कहाँ इंट्रोड्यूस करी, प्रोविंसेस में करी। इसका मतलब क्या होता है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि भाई हमने 2 सब्जेक्ट में 2 कैटेगरी में सब्जेक्ट को बांट दिया, ठीक है, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, देन प्रोविंशियल को फर्दर बांटा, ठीक है, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, इसी को बोलते हैं डायरकी, द्वैध शासन। इट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैम्पलिज्म, द्विसदनीय विधानमंडल इसने शुरू किया, और सबसे पहले डायरेक्ट इलेक्शंस शुरू किए। 3 ऑफ द 6 मेंबर्स ऑफ द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन। 6 में से 3 मेंबर्स अब वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इंडियन थे। याद करो 1919 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1909 का, उसमें 1 को अलाउ किया गया था, और पहले बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, अब 3 को अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया अब लंडन में भी होगा, ठीक है, यानी कि एक तरह से एम्बेसी क्रिएट कर दी गई लंदन में इंडिया की। प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, एक पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेटअप इन 1926। सेपरेटेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट फ्रॉम सेंट्रल सब्जेक्ट, वो देख चुके हैं अभी हम, है ना, ऊपर ही। इट एक्सटेंडेड द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, यानी सबसे पहले 1909 में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट यानी दिया था, पृथक निर्वाचन, और उसको एक्सटेंड कर दिया सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन तक भी, किसने, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने। ओके, सारी चीज़ें डन हैं, समझ में आ गई हैं आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला है हमारा 1935 का एक्ट। ये दोनों आपस में बहुत रिलेटेड है, 1919 और 1935 का। जैसे हमने देखा कि उसने क्या किया, प्रोविंसेस में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया, मतलब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को रिजर्व और ट्रांसफर में बांटा। तो इसने क्या किया, 1935 एक्ट ने, हमने ये भी पढ़ा था इस एक्ट के बारे में कि जो मेजर स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमने इसी एक्ट से लिया।
तो इस एक्ट ने क्या किया, इसने डायरकी को एबॉलिश कर दिया फ्रॉम प्रोविंसेस, जो हमने पीछे देखा था 1919 में आया था, और उनको ऑटोनॉमी दे दी, यानी कि इट प्रोवाइडेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। और डायरकी हटा दी वहाँ से, तो डायरकी अब कहाँ ले आया, डायरकी अब सेंटर को दे दी कि बेटा सेंटर अब तुम डायरकी लो, और सेंटर अभी तुम बाई कैमरल लेजिस्लेचर एंजॉय कर रहे थे ना, हाँ, तो प्रोविंसेस अब एंजॉय करेंगे बाई कैमरल लेजिस्लेचर को यहाँ। तो बाई कैमरलिज्म 11 में से 6 प्रोविंसेस को बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी दे दिया। 1919 ने क्या किया, प्रोविंसेस ये लो डायरकी को पकड़ो, ए सेंट्रल ए लेजिस्लेचर तुम बाई कैमरल लो आज से, द्विसदनीय विधानमंडल। 1935 ने क्या किया, पलट दिया इसको, क्या किया, प्रोविंसेस तुम आज से तुम्हें ऑटोनॉमी दे दी, तुम स्वायत्त, सेंटर तुम अब डायरकी का मजा लो तुम थोड़ी देर डायरकी, और सेंटर तुमने बाई कैमरल लेजिस्लेचर तुमको दिया था ना, चलो प्रोविंसेस को भी देता हूँ, प्रोविंसेस को सबको नहीं, 6 आउट ऑफ 11, याद है, याद रहेगा। और साथ ही साथ इसने क्या किया था, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही थी, जो कभी एग्जिस्टेंस में आ नहीं पाया था, लेकिन बात कही थी, ध्यान रखना, इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। इसने शेड्यूल कास्ट, वेमेन और लेबरर्स के लिए भी सीट्स रिजर्व करी, और इसने अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, कितने लोग वोट कर सकते हैं, जैसे आज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब सारे 18+ वोट कर सकते हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। पहले 21 हुआ करती थी, जिस दिन 61st अमेंडमेंट से उसको डिक्रीज किया गया 61वें संविधान संशोधन से, तो एक्सटेंड किया गया अडल्ट फ्रेंचाइज को। ओनली 14% ऑफ टोटल पॉपुलेशन हैड राइट टू वोट, यानी कि एक्सटेंड करने के बाद भी अभी तक सिर्फ 14% जनसंख्या के पास ही राइट टू वोट था, वोट करने का अधिकार था। कमेंट करके बताइए, इज राइट टू वोट अ फंडामेंटल राइट और नॉट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वहाँ पे 1919 में सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन था, यहाँ पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टैब्लिशमेंट की बात कही गई, ठीक है। फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया 1937 में, और ये फेडरल कोर्ट कब खत्म होती है, जब सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में आता है। अभी रिसेंट में ही आपको पढ़ाया है, याद अगर आपको आ रहा हो तो कुछ, कि फेडरल कोर्ट की सारी जो पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाएगी। ऐसा कौन सा आर्टिकल बोल रहा था, रिकॉल करो। तो फेडरल कोर्ट तो कब चला गया, 26 जनवरी 1950 को, जब सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में एस्टैब्लिश हुआ, और 28 जनवरी 1950 को हमें पता है कि उसकी वर्किंग स्टार्ट हुई। म्यांमार, जिसका पूरा नाम बर्मा है, उसको भारत से अलग किया गया इस एक्ट के थ्रू, और डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन 3 लिस्ट। तो यहाँ पर 3 लिस्ट में बांटा गया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। या फिर चलो ठीक है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। इट अबॉलिश द काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स। तो याद करो, जो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल क्रिएट करी गई थी, याद है, ये 15 इसको अबॉलिश किया गया 1935 के एक्ट से। और फाइनली अब आ चुका है हमारा आखिरी एक्ट, जिससे कि हम आज़ाद हो गए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। सो इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में जो ब्रिटिश शासन है उसको ख़त्म किया, और भारत को एक आज़ाद और सॉवरेन यानी कि संप्रभुत्व जो है जो देश है वो घोषित किया। प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विद द राइट टू सीसीड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, यानी आपके पास पूरा अधिकार है कि आप ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से भी हट सकते हैं। बट इंडिया ने, हमें पता है, हमने पढ़ा था कि मई 1949 को, मई 1949 को हमने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को भी रेटिफाई किया हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, है ना। रिकॉल करो, 22 जुलाई 1947 को फ्लैग अडॉप्ट किया, 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, है ना। इट अबॉलिश्ड, और उसी दिन ही राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर दिया गया एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। इसने वॉइस रॉय के ऑफिस को अबॉलिश कर दिया। इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को भी अबॉलिश कर दिया। जिसकी 15 मेंबर की काउंसिल थी वो अबॉलिश हुई थी 1935 में, और इसका खुद का ऑफिस अबॉलिश हो गया सेक्रेटरी का 1947 में। इट ग्रांटेड फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट, कि आप या तो भारत ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, अगर आपको आज़ाद रहना है तो आप आज़ाद भी रह सकते हो। और हमें पता है कि लगभग 562 प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, जिसमें कि 559 ने तो ज्वाइन कर लिया था, लेकिन ये 3 को चुल मच रही थी। जो ये एक तो था जूनागढ़ वाला, एक था जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है, एक सेकेंड, जूनागढ़ वाला, जम्मू कश्मीर वाला, और यहाँ आपका ये थे हैदराबाद वाला। जूनागढ़ में आपका हुआ था प्लेबिसाइट, यानी कि वोटिंग हुआ था, और यहाँ पे ज़्यादातर लोग बोल रहे थे कि हमें इंडिया में ही रहना है। रूलर बोल रहा था कि नहीं पाकिस्तान में, तो प्लेबिसाइट से डिसाइड हुआ, फिर इंडिया का हिस्सा बन गया। यहाँ का रूलर बोल रहा था कि ये जो है यहाँ पे एक्चुअल में कोई रूलर का नहीं था। यहाँ पे ये था कि भाई पुलिस एक्सेशन के थ्रू, जो हैदराबाद है उसको पुलिस एक्सेशन के थ्रू ले लिया गया था अंदर, ठीक है, यानी कि इंडियन उसमें। और महाराजा हरी सिंह का तो हम जानते हैं कि उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया था, ठीक है, उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया था इंडियन गवर्नमेंट से। तो इस तरह से 3 भी
अपने आ गई थी। देन बाकी तो सबने देख ही लिया। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया बने वो माउंट बैटन थे। हमने एज अ मतलब मैटर ऑफ रिस्पेक्ट ब्रिटिशर को बोल दिया, माउंट बैटन को, ठीक है तुम बन जाओ। तो ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जो ब्रिटिशर थे। देन इसके बाद इनको हटा के हमने एक इंडियन सी राजगोपालाचारी को बना दिया, और वो पहले और ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, क्योंकि इसके बाद हमने ये पोस्ट ही ख़त्म कर दी। तो लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था माउंट बैटन, उसके बाद हमने इंडियन को अपॉइंट किया, ठीक है, सी राजगोपालाचारी, जो हमारे पहले और ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, क्योंकि इसके बाद हमने पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया। पूरा हमारा टॉपिक ये सब खत्म होता है। यहाँ से यहाँ तक पूरे क्राउन रूल चला था, यहाँ तक आपका कंपनी रूल चला था, बिकॉज यहाँ पे आपका पता है, हमें पता है कि यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी चीज़ें होती हैं ख़त्म। अब आपको करना क्या, आपको लिटिल बॉय से क्वेश्चंस लगाना है लेवल 1 और लेवल 2 के, और उसके बाद अपना स्कोर कमेंट में लिखना है। एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।